Hello friends, today's topic is caring for our soil from ICSC Environmental Applications. What is the definition of soil? So soil is a mixture of organic matter, minerals, gases, liquid and other organisms. सॉइल एक मिक्सचर है ऑर्गेनिक मैटर का, मिनरल्स का, गैसेस का, लिक्विड्स का, और इसमें और दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि प्लांट और एनिमल्स के रेजिड्यूज हैं। जब उनका डिकॉम्पोजिशन होता है उसके बाद उनके जो डिब्राइजेज होते हैं वो होते हैं। सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं उनके सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं और भी दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं जो सॉइल माइक्रोब्स को सिंथेसाइज करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉइल जो है एक लूज सरफेस मटेरियल है जो मोस्ट ऑफ द लैंड को कवर करता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स। जिंक है, कैडमियम है, फॉस्फेट है, नाइट्रेट्स है, ये सारी चीजें होती हैं। ऑर्गेनिक मैटर होता है एंड सॉइल प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्लांट यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड सॉइल इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि वाटर और जो वाटर में डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स हैं वही सॉइल के थ्रू पूरे प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं। द एयर, वाटर एंड सॉइल आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन आर द मेन फैक्टर्स दैट पुट स्ट्रेन ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। सॉइल को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो विदरिंग ऑफ रॉक्स से होता है। सॉइल naturally develop होती है over the time through the action of plants, animals and withering, and soil is the entry point for most materials into food chain or food web. So rapid population growth की वजह से जो बहुत ज़्यादा population growth हो रही है, industrialization हो रहा है, जो development हो रहा है, urbanization हो रहा है। urbanization means जो migration हो रहा है, लोग shift कर रहे हैं रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ। ये मेन फैक्टर्स हैं जिससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेन या प्रेशर पड़ रहा है। कंजर्वेशन डज नॉट मीन दैट वी शुड नॉट यूज देम। कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज ही ना करें। इट मीन्स यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज रैशनली एंड इक्विटेबली। हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को लॉजिकली और इक्विटेबली यानी कि यूनिफॉर्मली यूज करें, कीपिंग इन माइंड देयर रिस्पेक्टेबिलिटी विदाउट डिग्रेडिंग देम। हम जुडिशियस यूज करें, वाइज यूज करें अपने नेचुरल रिसोर्सेज का, या हम कह सकते हैं कि उनका सस्टेनेबल यूज होना चाहिए, हम उनको डिग्रेड नहीं करें। इन अदर वर्ड्स इट मींस वाइज सस्टेनेबल यूज ऑफ natural resources. So soil supports the growth of plants which give us food. जितने भी plants हैं हमें पता है कि food chain में plants are the producers, और जहाँ से प्रोड्यूसर से ही हमको फूड मिलता है क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस होती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस विद अदर बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ, और भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं लाइफ की जैसे क्लोथिंग है, शेल्टर है, मेडिसिन्स है, ये भी हमको प्लांट से मिलता है। हेंस सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ सपोर्टिंग रिसोर्सेज। हम ये कह सकते हैं कि सॉइल पूरे अर्थ में मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ सपोर्ट रिसोर्स है। So therefore it is essential to apply appropriate procedures to discover the potential and the limitations of different soil types for better conservation. तो अब हम यहाँ पर सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि सॉइल का जो प्रोफाइल या सॉइल की लेयर्स होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। Soil is arranged in layers, or the layers are known as horizons during its formation, and these layers or horizons are known as soil profile. इन्हीं layers या horizons को हम soil profile कहते हैं। तो basically हम ये कह सकते हैं कि soil profile vertical section होता है soil का, and the layers of soil can easily be identified by soil color and size of soil particle. हम soil को जो भी टाइप है सॉइल का या लेयर्स हैं सॉइल की, उसको हम सॉइल के कलर या जो सॉइल में पार्टिकल्स हैं उनके साइज के अकॉर्डिंग हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉइल प्रोफाइल इज अ लेयर पैरेलल टू द सॉइल सरफेस हुज फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफर फ्रॉम द लेयर अबव एंड बीनीथ। जो ऊपर की लेयर है उसका पूरा प्रोफाइल डिफरेंट होगा और जो नीचे की लेयर है उसका फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल
कैरेक्टरिस्टिक्स टोटली डिफरेंट होंगे। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो होराइजन्स हैं उनको हमने नाम दिया है ओ होराइजन, ए होराइजन, बी एंड सी, right from the above to beneath. A horizon, it is a layer of soil which has different characteristics from the layer above and beneath, and it is differentiated on the basis of physical feature, texture and color. The first layer is O horizon, which is loose and it composed of partially decayed organic matter, and lot of leaf litters are present on this surface. Now next is the A horizon, which consists of mineral matter which is mixed with humus, and it is also known as mineral layer, where most of the organic matter are present, and this is the topmost layer and also known as topsoil. Followed by B horizon, where there is a accumulation of clay transported from above, and it is the subsoil layer with maximum iron and clay. Next is C horizon, which consists of large unbroken rocks, and it is also known as parent rock. So during soil erosion, the O horizon and A horizon are worn out or removed. जब सॉइल का इरोजन होता है तो ओ होराइजन और ए होराइजन, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि ओ होराइजन में ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ए होराइजन में मिनरल्स होते हैं, तो जब सॉइल इरोजन होता है तो ये दोनों ही लेयर्स वॉश्ड ऑफ हो जाती हैं या रिमूव हो जाती हैं। हेंस इट इज़ प्रूव दैट सॉइल एक सस्टेनेबल रिसोर्स है, और सॉइल के बिना वी कैन नॉट इमेजिन आवर वर्ल्ड विद प्लांट्स, फॉरेस्ट, एनिमल लाइफ। तो जब भी अगर सॉइल नहीं होगी तो कोई प्लांट नहीं होंगे, फॉरेस्ट नहीं होगा, एनिमल लाइफ भी नहीं होगी। द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लीड्स टू सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, पर एक मेन रीज़न ये है कि जो एवर इंक्रीजिंग डिमांड है, क्योंकि पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है, तो उसी के रेशियो में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की जो डिमांड हो रही है वो भी इंक्रीज हो रही है। सो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इज अ मैटर ऑफ नेशनल कंसर्न बिकॉज इट अफेक्ट्स रूरल एज वेल एज अर्बन पॉपुलेशन। तो सॉइल मैनेजमेंट और कंजर्वेशन के पीछे एक जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ये कि हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल। सो लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी रिजल्ट्स इन लो प्रोडक्टिविटी। सॉइल की फर्टिलिटी भी कम होगी तो प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल ड्यू टू एजेंट्स लाइक रेन, विंड, ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या है, डिफॉरेस्टेशन है, रॉन्ग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं, या कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इनकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। एंड द रेट ऑफ सॉइल इरोजन डिपेंड अपॉन फैक्टर्स। जो रेट है सॉइल इरोजन का वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द सॉइल, स्लोप ऑफ द ग्राउंड, डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन कवर एंड नेचर ऑफ रेनफॉल। Soil erosion can be categorized mainly into three types. So first, sheet erosion, then gully erosion, then wind erosion. Now let us discuss sheet erosion. Sheet erosion is the uniform removal of soil in thin layers, and it occurs when soil particles are carried evenly over the soil surface by rainwater that does not infiltrate into the ground. शीट इरोजन एक यूनिफॉर्म या इवन रिमूवल होता है सॉइल का, एक थिन लेयर के फॉर्म में सॉइल का रिमूवल होता है, यूनिफॉर्म रिमूवल होता है। गली इरोजन, गली इरोजन अकर्स व्हेन रनिंग वाटर इरोड्स सॉइल टू फॉर्म चैनल्स डीपर देन 30 सेंटीमीटर। गली इरोजन में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ चैनल्स बन जाते हैं, डीप चैनल्स बन जाते हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर्स तक डीप हो सकते हैं। Wind erosion is the removal of topsoil by agent of wind, especially in the arid, semi-arid region and bare soil. जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई सीजन होता है, जहाँ पर विंड वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जो इरोजन होता है, जो रिमूवल होता है टॉप सॉइल का, and this type of erosion is known as wind erosion. Now causes of soil erosion. We can categorize causes of soil erosion into two. That is the anthropogenic causes, that is human activities, and the second cause is the natural,
विच इज लाइक देर आर सो मेनी नेचुरल थिंग्स, उसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज क्या क्या हैं. फर्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन. द रूट्स ऑफ द ट्रीज होल्ड एंड बाइंड द सॉइल. It also helps the soil in absorbing rainwater as the water percolates through the sides of the roots. यहाँ पर ये होता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, अर्बनाइजेशन होता है, तो कटिंग डाउन ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल फॉर दिस पर्पस इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन. और जो रूट्स होती हैं ट्रीज की, वो सॉइल को बाइंड करती हैं, उनको होल्ड करती हैं, thus preventing the soil from getting uprooted. और वो हेल्प करती हैं रूट्स को कि वो सॉइल से ही बाइंड होकर रहें. When large areas of the forest are cleared, जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो टॉप सॉइल का इरोजन हो जाता है. The top soil gets eroded by wind and flowing water. Overgrazing. The cattle graze on a piece of land repeatedly, uprooting or eating away even the roots. Overgrazing में कैटल्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड में, सपोज वहाँ पे रिपीटेड ग्रेजिंग हो रही है, तो वो जितनी भी वहाँ के वेजिटेशन है उसको अपरूट कर देते हैं. और इवन कभी कभी ऐसा होता है कि वो रूट्स को भी ख़त्म कर देते हैं, उनको भी खा जाते हैं. द ग्रासेस हैव नो स्कोप टू रीजेनरेट. अब यहाँ पे जो घास होती है वो रीजेनरेट नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ पर ओवर ग्रेजिंग हो रही है. तो इस वजह से जो एक लैंड है जहाँ पर ओवर ग्रेजिंग हो रही है वो बैरन हो जाता है, इनफर्टाइल हो जाता है. द सॉइल इज दस ससेप्टेबल टू इरोजन बाय विंड एंड वाटर. अब इस जगह की जो सॉइल है यहाँ पर इरोजन होगा, वाटर के थ्रू हो सकता है, विंड के थ्रू हो सकता है. नेक्स्ट कॉज है सॉइल इरोजन का रॉन्ग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. सो दीज इंक्लूड इनजुडिशियस. इनजुडिशियस का मतलब होता है अनवाइज, अनलॉफुल यूज ऑफ इनपुट्स लाइक वाटर, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स. जब हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी, फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स यूज़ कर देते हैं, विच रेंडर्स द सॉइल अनफर्टाइल, विच सपोर्ट नो वेजिटेशन. इस जगह की सॉइल अनफर्टाइल हो जाती है और यहाँ पर नियर फ्यूचर में कोई वेजिटेशन भी ग्रो नहीं कर सकती है. फार्मिंग ऑन unsuitable terrains and soil compaction by agricultural machineries also make the topsoil vulnerable to erosion. कभी कभी हम इंटेंसिव फार्मिंग करते हैं. इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर जगह की जो सॉइल है उसको रीजेनरेट होने का टाइम नहीं मिल पाता है. हम बहुत मॉडर्न या एडवांस मशीन्स यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से भी टॉप सॉइल का लॉस होता है और वो बहुत जल्दी इरोड हो जाती है. ओवर यूज ऑफ लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. द ग्रोइंग पॉपुलेशन नीड्स मोर फूड टू सेटिस्फाई द हंगर ऑफ द पीपल. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, फूड की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी. द ग्रोइंग डिमांड ऑफ फूड लीड्स टू इंटेंसिव फार्मिंग. यहाँ पर इंटेंसिव फार्मिंग होती है. इंटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है कि लैंड को रिक्लेम होने का, रीजेनरेट होने का टाइम नहीं मिल पाता है. जितना न्यूट्रिएंट्स का लॉस हुआ है प्रीवियस क्रॉप में, उसको रीजेनरेट या रिक्लेम होने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है. एंड सॉइल गेट्स एग्जॉस्टेड ऑफ ऑल इट्स nutrients after few years and eventually does not support any vegetation. इसके बाद ये होता है कि eventually कुछ टाइम के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, वो पर्टिकुलर एरिया न्यूट्रिएंट लेस हो जाता है और वहाँ पर कभी कोई हो सकता है कि वहाँ कोई वेजिटेशन ग्रो ना करे. दिस में लीड टू सॉइल इरोजन. ये भी एक रीज़न है सॉइल इरोजन का. नेक्स्ट कॉज है यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स in large quantities and for a longer period of time degrades the soil quality, making it unfit for vegetation. जब हम बहुत ओवर यूज़ करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा टाइम तक, तो उससे भी सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है. सॉइल के अंदर यूजफुल माइक्रोब्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं एंड सॉइल इज अनफिट फॉर vegetation. Next is improper land use and mining activities without land reclamation or afforestation also can account for soil erosion. जब बहुत intensive mining activities होती है या बहुत ज़्यादा land use होता है
लैंड में रिक्लेमेशन नहीं हो पाता या अफॉरेस्टेशन नहीं हो पाता है तो भी सॉइल इरोजन होता है. कमिंग टू द नेचुरल कॉजेज फॉर सॉइल इरोजन, टॉरेंशियल रेन्स लूजन एंड रिमूव द सॉइल पार्टिकल्स बाय द इम्पैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप स्प्लैश. टॉरेंशियल रेन को हम यहाँ समझ लेते हैं. हेवी रेनफॉल को कहते हैं टॉरेंशियल रेन. जब बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बारिश होती है उस समय क्या होता है कि इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं कि इसकी वजह से फ्लडिंग हो सकती है, इंक्लूडिंग रिस्क टू ह्यूमन लाइफ, डैमेज टू बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, क्रॉप और लाइव स्टॉक का बहुत ज़्यादा लॉस होता है, सॉइल इरोजन होता है, लैंडस्लाइड हो सकती है. तो ये टॉरेंशियल रेन्स होती हैं और इसकी वजह से सॉइल पार्टिकल्स भी रिमूव हो जाते हैं. इट क्रिएट्स अ स्मॉल क्रेटर इन द सॉइल इजेक्टिंग सॉइल पार्टिकल्स. टॉरेंशियल रेन की वजह से स्मॉल क्रेटर यानी कि छोटी छोटी कैविटीज हो जाती हैं, क्रिएट हो जाती हैं और जिससे सॉइल पार्टिकल्स का रिमूवल होता रहता है, वहां से लॉस होता रहता है. नेक्स्ट नेचुरल कॉज है सॉइल इरोजन का रन ऑफ व्हेन द रेट ऑफ रेनफॉल एक्सीड्स द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय सॉइल. The water flows as surface runoff carrying with it loosened soil particles. बहुत ज़्यादा heavy rain होती है, उसके रेशियो में जब rate of absorption बहुत कम होता है, means the rate of rainfall exceeds the rate of absorption. इस वजह से भी सरफेस रन ऑफ होता है और सॉइल इरोजन होता है. नेक्स्ट इज गली इरोजन इज व्हेन सॉइल इज वॉश्ड अवे बाय द फास्ट फ्लोइंग रेन वाटर ऑन द हिल स्लोप कटिंग डीप चैनल्स. ये हिली एरिया में गली इरोजन होता है जब वहाँ पर फास्ट फ्लोइंग रेन वाटर की वजह से कुछ डीप चैनल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे कैविटीज़ बन जाती हैं और उसकी वजह से सॉइल का लॉस होता है. वेव एक्शन, दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड shoreline erosion which occurs due to the action of wave during changing tides. कोस्टल एरिया में जब टाइड्स आते हैं उसकी वजह से जो वेव एक्शन की वजह से भी वहां पर इरोजन होता है और उसको कहते हैं शोर लाइन इरोजन. मूवमेंट ऑफ स्नो और ग्लेशियर्स कॉजेज इरोजन ऑफ सॉइल अंडरनीथ बाय एब्रेशन, प्लकिंग एंड आइस थ्रस्टिंग. जब ग्लेशियर का मूवमेंट होता है या ग्लेशियर जब मेल्ट होते हैं तो नीचे जो सॉइल होती है उससे भी सॉइल के पार्टिकल्स का रिमूवल होता है. मूवमेंट ऑफ रिवर्स कॉज बैंक इरोजन कैरिंग द सॉइल पार्टिकल्स डाउन स्ट्रीम. रिवर के मूवमेंट से भी बैंक इरोजन होता है. इससे क्या होता है कि जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ चले जाते हैं. मेंडरिंग और चेंजिंग ऑफ द कोर्स ऑफ रिवर ऑल्सो कॉज इरोजन. फ्लड कॉज सॉइल इरोजन व्हेन लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो रैपिडली. जब फ्लड आता है बहुत वाटर का फ्लो बहुत रैपिड हो जाता है, बहुत फास्ट स्पीड हो जाती है वाटर की, इसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है. Movement of winds cause soil erosion mostly in arid and semi-arid regions where the soil particles are already dry and loose. कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जो एरिड या सेमी एरिड एरिया होते हैं और सॉइल पार्टिकल्स ऑलरेडी वहाँ ड्राई होते हैं, लूज होते हैं, तो वहाँ पर बहुत ईजिली सॉइल इरोजन हो जाता है एंड द विंड कैरीज अवे दीज लूज पार्टिकल्स लीडिंग टू सॉइल इरोजन. नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन के इफेक्ट्स क्या होते हैं? व्हेन द टॉप फर्टाइल लेयर इज रिमूव्ड देयर इज लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. जब सॉइल इरोजन होता है तो जैसे कि हमने देखा कि जो टॉप 2 लेयर्स होती हैं ओ होराइजन एंड ए होराइजन, जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर होता है, लीफ लिटर होता है या जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनका लॉस हो जाता है. तो when the top fertile layer is removed, there is a loss of fertility of soil, thus affecting the emergence, growth and yield of the crop. Textural changes affect the water holding capacity of the soil, making it susceptible to drought. जब soil में textural changes हो जाते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, सॉइल इरोजन की वजह से टेक्सचरल चेंजेस हो जाते हैं, तो इससे भी क्या होता है कि ये जो सॉइल लेयर होती है वो वहाँ पर ड्रॉट यानी कि वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है और जब कभी रेनफॉल नहीं हो रही है तो वहाँ पे ड्रॉट या सूखा भी पड़ सकता है. सॉइल कैरीड अवे बाय रेन और विंड एंड अप इन ड्रेन्स, स्ट्रीम्स, रिवर, कैनल्स, इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिजर्वॉयर.
This may reduce irrigation, electricity generation and the navigation of waterways. सॉइल इरोजन रेन या विंड के थ्रू होता है, तो इससे क्या होता है कि जो रिजर्वॉयर हैं, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिजर्वॉयर है, ड्रेन्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, तो यहाँ पर सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है. तो इससे इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या और भी दूसरी तरह की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं. द सिल्टिंग ऑफ द वाटर बॉडीज इज वन ऑफ द रीजन फॉर फ्लड बिकॉज द फ्लोर ऑफ द वाटर बॉडी राइजेज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सॉइल. जब सिल्टिंग होती है तो उससे क्या होता है कि सपोज अगर रिवर में, रिवर साइड या किसी वाटर बॉडीज़ के अलोंग सिल्टिंग हो रही है तो इससे फ्लड भी आ सकता है, क्योंकि जो वाटर बॉडी का लेवल होता है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है क्योंकि नीचे की तरफ बहुत सारी सिल्ट डिपॉजिट हो जाती है. इट इज़ एबल टू कंटेन लेस वाटर नाउ एंड मे लीड टू फ्लड्स ड्यूरिंग हैवी रेन्स. अब इससे क्या होता है कि यहाँ पर जब भी बहुत ज़्यादा हैवी रेन्स होती है तो फ्लड आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं. जेनरेशन ऑफ वेस्ट लैंड एंड डेजर्टिफिकेशन. सॉइल इरोजन के इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, इससे डेजर्टिफिकेशन हो सकता है या वेस्ट लैंड और ज़्यादा डेवलप हो सकते हैं. द सॉइल सपोर्ट्स अ लार्ज स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स, अर्थवर्म्स, वर्म्स, स्नेक्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जैसा कि हमको पता है कि सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और भी दूसरी तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स एनरिच करते हैं, इन्हांस करते हैं. सॉइल इरोजन मीन्स अ लॉट ऑफ हैबिटेट एंड फूड फॉर देम. सॉइल उनके लिए एक मीडियम होता है, फूड का रहने की जगह होती है. मैनी ऑफ देम डाई एंड पेरिश लीडिंग टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सॉइल इरोजन जब होता है तो इंसेक्ट्स, अर्थवर्म्स और ये जितने भी यूजफुल वर्म्स होते हैं वो पेरिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है. सॉइल इरोजन कॉजेज एयर एंड वाटर पोल्यूशन. सॉइल मैनेजमेंट, इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग सॉइल फैक्टर्स. सॉइल फैक्टर्स का मतलब है रेनफॉल, टेम्परेचर, क्लाइमेट, बायोटा, ये सारी चीज़ें सॉइल फैक्टर्स हैं. in such a way that it ensures maximum crop production at the lowest cost. Soil management एक तरह से land management का ही part है और main aim होता है कि how to treat the soil, how to preserve the soil, conserve the soil, to enhance its performance. Performance का मतलब है कि soil की fertility हम कैसे enhance कर सकते हैं, उसमें nutrients किस तरह से हम add कर सकते हैं. तो it includes जो सॉइल मैनेजमेंट है उसमें सॉइल कंजर्वेशन भी आता है, सॉइल अमेंडमेंट भी आता है कि मतलब हम सॉइल का टेक्सचर भी चेंज कर सकते हैं और जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको कैसे इंक्रीज करें, ये सारे फैक्टर्स होते हैं. इट ऑफर्स इंफॉर्मेशन टू मैनेज एग्रीकल्चरल सॉइल फॉर ऑप्टिमम क्रॉप यील्ड्स एंड एट द सेम टाइम मेंटेनिंग और इम्प्रूविंग the capacity of soil to provide essential ecosystem functions. Soil management का जो main purpose होता है वो क्या होता है कि protecting the land surface from the impact of rainfall and wind by using cover crops like the grasses. Cover crops जो होती हैं वो top fertile layer को, जो top fertile layer होती है soil की, उसको protect करती हैं. तो उसको हम ग्रास से कवर कर देते हैं, जैसे कि अल्फा एग्जाम्पल है और लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं. सॉइल मैनेजमेंट इंक्लूड्स मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी एज वेल एज मिनिमाइजिंग द लॉस एंड डैमेज टू द सॉइल. सॉइल मैनेजमेंट में हम ये स्टडी करते हैं कि हाउ टू रिड्यूस सॉइल इरोजन by modifying physical and chemical properties of the soil. Soil की physical और chemical properties को किस तरह से हम change करें, modify करें जिससे कि soil erosion कम हो जाए. Decreasing the volume and velocity of overland flow, तो ये भी हम study करते हैं soil management में. Next is soil conservation, which refers to the process of checking soil erosion. सॉइल कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि हाउ टू चेक, हाउ टू स्टॉप सॉइल इरोजन. सॉइल कंजर्वेशन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन हम कैसे कर सकते हैं, लाइक उसमें NPK कंटेंट क्या होना चाहिए, उसका pH कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्वालिटी कैसे उसकी मेंटेन कर सकते हैं, टेक्सचर कैसे मेंटेन कर सकते हैं. सॉइल कंजर्वेशन में सॉइल प्रिजर्वेशन भी होता है. सॉइल पॉल्यूशन से हम कैसे उसको प्रिजर्व कर सकते हैं सॉइल को.
सॉइल इरोजन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, सैलिनाइजेशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, एसिडिफिकेशन से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं सॉइल को. सो प्रोटेक्टिंग द लैंड सरफेस फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ रेनफॉल एंड विंड बाय यूजिंग क्रॉप कवर, alfalfa and leguminous crops, and increasing infiltration of rainwater by afforestation and improving soil structure, followed by decreasing the volume and velocity of overland flow, then reducing soil erosion by modifying physical and chemical properties of the soil. Next is soil conservation strategies. तो अब जो सॉइल कंजर्वेशन की स्ट्रैटेजीज हैं उसमें लैंड यूज मैनेजमेंट है, टेरेस फार्मिंग इज देयर, कॉन्टूर फार्मिंग है, क्रॉप रोटेशन है, मल्चिंग है, ट्री ब्रेक्स हैं, ट्री ब्रेक्स आर ऑल्सो नोन एज शेल्टर बेल्ट, चेक डैम्स हैं, बेसिन लिस्टिंग है, कंट्रोल ग्रेजिंग है. लैंड यूज मैनेजमेंट. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंसिडरेशन इन सॉइल कंजर्वेशन इज द लैंड यूज विद इन इट्स कैपेबिलिटीज. लैंड यूज मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि चूजिंग ऑफ सूटेबल लैंड, एक सूटेबल लैंड को किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम उसको चूज कर रहे हैं, इज द फर्स्ट कंसिडरेशन ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. अब लैंड के भी बहुत टाइप्स होते हैं, कॉमर्शियल लैंड होते हैं, क्रॉप लैंड होते हैं, वुड लैंड होती है, वाइल्ड लाइफ या रिक्रिएशनल लैंड होती है. अ लैंड सुटेबल फॉर अ सिंगल यूज व्हेन कन्वर्टेड टू अनदर यूज बिकम्स ससेप्टेबल टू इरोजन. एक लैंड, सपोज कि कोई एक क्रॉप लैंड है, उस क्रॉप लैंड को हमने पहले कॉमर्शियल लैंड में डेवलप किया, वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन किया और कुछ टाइम के बाद उस कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करके हमने फिर से उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया. तो इससे क्या होता है, लैंड का जो टाइप है उसको हम चेंज करेंगे तो द पर्टिकुलर लैंड विल बी ससेप्टेबल टू इरोजन. फॉर एग्जाम्पल, अब एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, grassland which provides soil cover if overgrazed by livestock become exposed to erosion. अब कोई grassland है जहाँ पर एक सॉइल कवर है, सॉइल कवर ग्रास के फॉर्म में है, अगर वहाँ पर ओवर ग्रेजिंग होती है तो वहाँ सॉइल इरोजन हो जाएगा. नेक्स्ट इज टेरेस फार्मिंग. दिस इज प्रैक्टिस्ड इन हिली रीजन. फील्ड्स आर कट एट राइट एंगल्स टू द स्लोप एंड दिस स्लोज डाउन द फ्लोइंग वाटर and allows it to irrigate the crops. It helps in preventing soil erosion by runoff. टेरेस फार्मिंग सॉइल इरोजन को किस तरह से प्रिवेंट करती है, किस तरह से रोकती है. टेरेसेस ब्रेक द स्लोप. अब जैसे सपोज एक बहुत बड़ा स्लोप है तो यहाँ पे टेरेस फार्मिंग में क्या होता है कि उस बहुत बड़े स्लोप को छोटे छोटे स्लोप्स में कन्वर्ट कर देते हैं या स्प्लिट कर देते हैं. दैट इज स्प्लिटिंग वन बिग स्लोप इनटू सेवरल स्मॉलर वंस एंड मेकिंग इट लेस स्टीप. अब जो क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ वाटर है जस्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशन इज लेस डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि एक स्लोप से अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो वो नीचे वाले स्लोप में जाएगा, तो इसकी वजह से सॉइल इरोजन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कॉन्टूर बंडिंग. इट इज लो कॉस्ट सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेथड प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल. जहाँ पर कम बारिश होती है वहाँ पर ये प्रैक्टिस की जाती है सॉइल इरोजन को रिड्यूस करने के लिए, सॉइल को कंजर्व करने के लिए. नेक्स्ट सॉइल कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी है मल्चिंग. सो इन दिस मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन वेयर द ड्राई लीव्स, स्टॉक्स, husk of the harvested crop is spread on the soil so that it is not bare and exposed to agents of erosion. मल्चिंग भी अलग अलग टाइप की होती है, जैसे लीफ मल्चिंग होती है, स्ट्रॉ मल्चिंग, पेपर मल्चिंग. ये इवेपोरेशन को मिनिमाइज कर देती है और जो मॉइस्चर या एब्जॉर्प्शन होता है उसको इंक्रीज करती है और सरफेस को प्रोटेक्ट करती है. जो अपर लेयर होती है, जो टॉप लेयर होती है, उसको प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द एक्शन ऑफ रेन ड्रॉप्स. इट चेक्स इरोजन बाय विंड, एड्स मॉइस्चर एंड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल. नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है सॉइल कंजर्वेशन की बेसिन लिस्टिंग. सो दिस इज अ मेथड इन विच द बेसिन आर डग अलोंग द कॉन्टूर टू कलेक्ट द वाटर एंड चेक द फ्लो ऑफ वाटर. बेसिन्स बेसिकली जो वाटर रिजर्वॉयर होते हैं, छोटे छोटे वाटर रिजर्वॉयर, दे आर मेड अलोंग द कॉन्टूर एंड दे basins, they collect the rain water, they collect and retain rain water for longer period of time and also catch and stabilize downwardly moving soil of the slopes. तो इसकी वजह से क्या होता है कि रेन वाटर की हार्वेस्टिंग भी होती है
और जो सॉइल सरफेस रिमूव हो रहा है वो भी वहाँ पर कलेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट इज ट्री ब्रेक्स. ट्री ब्रेक्स जो है उनको शेल्टर बेल्ट्स भी बोलते हैं एंड इट रिफर्स टू ट्रीज एंड श्रब्स कॉमनली प्लांटेड इन रोज एट राइट एंगल टू द प्रिवेलिंग विंड. जो विंड की डायरेक्शन होती है उसके राइट एंगल पर एक रो में, एक सीधी लाइन में ट्री या श्रब्स को प्लांट किया जाता है एंड दे हेल्प इन कंट्रोलिंग एरोजन बाय विंड. ये विंड एरोजन से हेल्प करते हैं. द सेंट्रल कंट्रोल रो कंटेन्स ट्री लाइक, अब इसमें कौन कौन से ट्रीज हम ग्रो कर सकते हैं, बबूल हो सकता है, शीशम है, यूकलिप्टस, नीम. एंड द 2 आउटसाइड रोज कंटेन स्मॉल डेंस श्रब्स. यहाँ पे 2 या 3 रोज होती हैं. सबसे जो आउटर लेयर होती है, आउटर रो होती है, उसमें बबूल, शीशम, यूकलिप्टस या नीम को हम ग्रो कर सकते हैं और उसके अंदर की जो लेयर्स होती हैं उसमें जो छोटे छोटे श्रब्स होते हैं उनकी हम एक लेयर बना सकते हैं. सो दीज शेल्टर बेल्ट्स और ट्री ब्रेक्स दे रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ प्रिवेलिंग विंड and they also planted around the edges of fields or farms and they also reduce the cost of heating and cooling and save energy, and other benefits include they provide habitat for wildlife. Next strategy is check dams. A check dam is a small dam designed to reduce flow, velocity of water and control soil erosion. Check dams basically होते क्या हैं, ये temporary होते हैं, छोटे dams होते हैं, temporary dams होते हैं and they are constructed across ditches, waterways, drainage, जो water flow को reduce करता है, soil erosion को reduce करते हैं ये check dams. Banks of sands or boulders, logs etc are placed on the path of water flow to check the rapid flow of water. इन check dams में क्या यूज करते हैं, जो sand bags होते हैं, boulders होते हैं, logs होते हैं, जो wooden logs होते हैं, उनको यूज करते हैं और जो flow of water है, जो जहाँ पे बहुत तेजी से पानी आ रहा है वहाँ पर हम उनको रख देते हैं जिससे कि उस फ्लो को हम रिड्यूस कर सकें, वाटर फ्लो को रिड्यूस कर सकें. इट हार्वेस्ट रेन वाटर एंड रिचार्जेस ग्राउंड वाटर एंड इट इज़ अ लो कॉस्ट मेथड. इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये लो कॉस्ट मेथड है, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत अच्छा मेथड है और ये ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करता है. कंट्रोल्ड ग्रेजिंग. द कैटल शुड नॉट बी लेफ्ट टू ओवर ग्रेज अ पर्टिकुलर एरिया, इंस्टेड रोटेशन ऑफ ग्रेजिंग एरिया शुड बी प्रैक्टिस. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही एरिया में ग्रेजिंग हो रही है, रिपीटेड ग्रेजिंग हो रही है जिसको हम ओवर ग्रेजिंग कहते हैं. इसके बजाय ये होना चाहिए कि अलग अलग एरिया अलॉट कर देने चाहिए और वहाँ पर एक रोटेशन होना चाहिए ग्रेजिंग का. सोशल फेंसिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ वॉलंटरी सेल्फ restrain on grazing of their cattle by the people. अब हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि फिजिकल फेंसिंग की जगह हम सोशल फेंसिंग, मतलब कि ये एक डिफाइंड एरिया है, यहाँ पर अगर हमने 2 दिन पहले ग्रेजिंग करवाई थी अपने कैटल्स को तो हम नेक्स्ट डे ना करवाएं, उसके बाद कुछ दिनों के लिए उस एरिया को रीजेनरेट होने के लिए छोड़ दें. अब यहाँ पर स्टॉल फीडिंग एंड रियरिंग स्मॉल हर्ड ऑफ गुड ब्रीड कैन ऑल्सो हेल्प टू कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग. ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि स्टॉल फीडिंग करा सकते हैं या छोटे छोटे झुंड में हम जानवरों की ग्रेजिंग करा सकते हैं. कंट्रोल्ड ग्रेजिंग का जो एडवांटेज है ये है कि यहाँ पर लो फेंसिंग कॉस्ट होती है या लो डेली मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे स्टॉल फीडिंग हो रही है या रोटेशन ग्रेजिंग हो रही है. जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज. Judicious or sustainable use of water, synthetic fertilizers and pesticides is also important. Excess use of water for irrigation cause waterlogging and soil salination. अब यहाँ पर हम जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, स्पेशली जो नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका हम वाइज यूज करें, सस्टेनेबल यूज करें उनका. रेगुलर एंड अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स सीवियरली डैमेज द सॉइल. अगर हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का रेगुलर यूज करेंगे, अनकंट्रोल यूज करेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस होती रहेगी, सॉइल को डैमेज होगा. द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स इज अ बेटर ऑप्शन इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स. दे do not damage the soil, they are because they are biodegradable and add organic content to the soil. Case study of Auroville's work. Auroville is an experimental township in
Villupuram district in the state of Tamil Nadu, India, near Puducherry in South India. And it was founded in 1968 by Mira Alfasa and designed by architect Roger Enger. In 1968, when the plan for the international spiritual community was unveiled, the chosen site was barren plateau wasteland surrounded by improvised villages in the South Indian state of Tamil Nadu. Auroville की केस स्टडी हम इसलिए कर रहे हैं कि इट इज़ ग्लोबली सिम्बॉलिक इन ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ बिल्डिंग यूजिंग ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी. यहाँ पे हमने ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज यूज़ किए हैं, मटीरियल्स यूज़ किए हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ की हैं, वेदर इट इज़ लोकल मटीरियल जैसे कि ब्रिक है, बैम्बू है, वुड, सैंड, ये सीमेंट, ये मड, ये सारी चीज़ें हमने यूज़ की हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट द टाउन, द ऑरोविले scores in protecting the environment in terms of wasteland reclamation, waste water treatment and afforestation. एक वेस्ट लैंड था उसको यहाँ पर सस्टेनेबल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया है. सो गिवन द ड्राई एंड ओवर कल्टिवेटेड लैंड फॉर द फ्यूचर सेटलमेंट, innovative planning and design was required to convert the land into the Aurovillian dream. Large scale reforestation, water harvesting, groundwater recharge, soil improvement was carried out. The city area with a radius of 1.25 km is surrounded by a green belt. It is a zone of organic farms, orchard, dairy, forest and wildlife areas. Renewable energies like solar and wind energy is used for various purposes and battery operated cars are used as well. Auroville stands as a successful example of transformation of wasteland into a vibrant ecosystem. Next case study on efforts of Tarun Bharat Sangh towards water conservation. Tarun Bharat Sangh is a non-governmental organization, NGO है राजस्थान का, and it is currently directed by राजेंद्र सिंह. इसको राजेंद्र सिंह जी ने 1985 में establish किया था and it started with Hamirpur village in Alwar district of Rajasthan. It is currently recognized for doing ecological research and land development to provide clean water. Tarun Bharat Sangh or TBS started to bring people together on the issue of management of forest and water resources. मेन एम TBS का, तरुण भारत संघ का, ये है वाटर मैनेजमेंट या वाटर को कंजर्व करना. वाटर सिक्योरिटी, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर क्लोजली इंटरलिंक्ड, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक साथ इंटरलिंक्ड हैं. वाटर रिसोर्सेज, वाटर सिक्योरिटी, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं. वन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम अनदर. तरुण भारत संघ ट्रिगर्ड ऑफ द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग जो ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है राजस्थान का, उसको उन्होंने रिवाइव किया. जोहार सर्व टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर एंड प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर फॉर द वाइल्ड लाइफ एंड कैटल ऑफ द एरिया. स्टेप्स टेकन बाय तरुण भारत संघ फॉर सॉइल कंजर्वेशन. अब इन्होंने सॉइल कंजर्वेशन के एरिया में भी बहुत बड़ा काम किया है. अफॉरेस्टेशन कराया है, स्टडी ऑफ सॉइल एंड टोपोग्राफी वॉज डन, प्रॉपर क्रॉप मैनेजमेंट विद इम्प्रूव्ड इरीगेशन, चेक डैम्स उन्होंने बनवाए हैं टू रिड्यूस द वॉल्यूम एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर, दस इवन चेकिंग सॉइल इरोजन. तो ये सब उनके कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ यू गेन सम नॉलेज, सम वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो, कंसीडर सब्सक्राइबिंग अमेजिंग बनी फॉर more videos on environmental applications, environmental science and biology. Till then, happy learning. Bye bye.